आगे का एजेंडा की शुरुआत करते हैं। बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है संसद में आज, और आज ही पेश होगा आर्थिक सर्वेक्षण। और उससे पहले एक बढ़िया खबर आई है। बजट से पहले भारत के लिए अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर यह अच्छी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अनुमान जताया है। और भारत के लिए बढ़िया खबर यह कि 2023 के लिए भारत की विकास दर दुनिया में सबसे तेज रहने का अनुमान लगाया गया है। IMF ने कहा है कि भारत में विकास दर 6.1% रहेगी साल 2023 में। तो 2023 में भारत की GDP 6.1% रहने का अनुमान जो IMF की तरफ से जताया गया है। और ये इसलिए अच्छी खबर है क्योंकि एक तरफ दुनिया भर में जहां मंदी की आहट सुनाई पड़ रही है, वहां भारत दुनिया के तमाम बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर दुनिया भर में अपनी धमक जताता हुआ नजर आ रहा है। और ये बात मैं आपको क्यों कह रही हूं, मैं आपको बता देती हूं किस तरीके से दुनिया के अलग अलग देशों के लिए भी जो अनुमान जताया गया है उसके मुकाबले अब जरा देखिए आप भारत कहां पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। दुनिया के मुकाबले भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी रफ्तार को लेकर IMF का अनुमान ये कि भारत 2023 में GDP 6.1%, वहीं अमेरिका आप देख रहे हैं 1.4%। ये अमेरिका में विकास दर रहने का अनुमान जताया गया है। भारत बड़े देशों में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था 6.1%। और चीन देखिए आप 5.2%। चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार का अनुमान जताया गया है। वहीं फ्रांस तो बहुत ही पीछे 0.7%। तो कुल मिलाकर जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां उनके मुकाबले हिंदुस्तान सबसे आगे। भारत 6.1% GDP का अनुमान IMF की तरफ से जो जताया गया है। ब्रिटेन के लिए तो ये नेगेटिव में है, -0.6%। तो दुनिया भर में मंदी की आहट है और ऐसे में भारत में अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार है। इसी पर चर्चा करेंगे। जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके आंकड़े भी अब से कुछ देर बाद देश के सामने होंगे। मैं आपका जल्दी से परिचय कराती हूँ खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और हमारे साथ अर्थशास्त्री कुणाल गुप्ता भी इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सबसे पहले मुझे लगता है आज जरा अर्थशास्त्री के साथ शुरुआत करेंगे और कुणाल गुप्ता से जानते हैं। कुणाल जी, ये जो बढ़िया खबर आई है IMF की तरफ से जो अनुमान जताया गया है, जल्दी से जरा इसका आकलन कर दीजिए आगे का एजेंडा के हमारे व्यूअर्स के लिए। कुणाल आपको जी कुणाल जी सर अनम्यूट कर। इंडियन इकोनॉमी इस टाइम पे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के मुकाबले सबसे तेज ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स। सबसे पहला तो डिक्लाइन ऑफ चाइना है, जो पिछले कुछ समय में चाइना का डिक्लाइन हुआ है पिछले खासकर 3 सालों में जो उन्होंने कोविड लॉकडाउन लगाया हुआ था। उसके अलावा भी इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करा हुआ है पिछले 8 साल 10 साल से। एंड इंडिया इस टाइम पे ऑलमोस्ट हर क्षेत्र में आगे जा रहा है। प्लस इंडिया हैज़ रियली बेनिफिटेड पिछले 1 साल में जो ऑयल, जो हमने तेल रशिया से खरीदा है कम दामों में, उससे कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था बच गई है एज कम्पेयर टू यूरोप, एज कम्पेयर टू US। तो सारी की सारी इकोनॉमीज हिट हुई हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्राइसेस के चक्कर में। अब ऑयल प्राइस से क्या होता है, बाकी सारे प्राइसेस इन्फ्लेट होते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में अगर आप देखेंगे करेंसी डेप्रिसिएशन इंडिया का सबसे कम हुआ है। इसके मुकाबले जितनी भी सारी करेंसीज हैं उन सबकी डेप्रिसिएशन इंडिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा हुई है। इससे क्या रहा है कि इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट में इंडिया स्टेबिलिटी पहुंचा रहा है। इंडिया का एक्सपोर्ट में डिसएडवांटेज नहीं हुई है बिकॉज करेंसी फॉल नहीं हुई है बाकी करेंसीज के मुकाबले। ठीक है। और दूसरा, इंडिया आज की डेट में इन्वेस्ट इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं चर्चा को खोलती हूँ। मैं राजनीतिक मेहमानों का रुख करती हूँ अब। तो आलोक शर्मा जी, कुल मिलाकर ये भारत सरकार की नीतियां ही हैं जो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, अब पूरी दुनिया इस बात की तस्दीक कर रही है, हिंदुस्तान है। देखिए कब के हैं आंकड़े रोमाना जी, मेरे विचार से तो ये आंकड़े 1 महीने हो गए IMF के आए हुए। हाँ। और उसके बाद RBI ने ग्रोथ रेट को घटा भी दिया है। और पिछले 1 साल में वर्ल्ड बैंक और IMF ने 3 बार GDP ग्रोथ रेट को घटाया है। और जो अर्थशास्त्री महोदय अभी मोदी कर रहे थे, उनको मैं बता दूं कि दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 में
जो 17 मेन एक्सपोर्टिंग आइटम्स हैं उसमें 6% से लेकर और 34% तक की गिरावट है। आप कह रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट ठीक हो गया? कहां से आप लोग इस तरह के आंकड़े भ्रामक लेकर आज आ जाते हैं? चाइना का अगर जीडीपी ग्रोथ रेट हमसे थोड़ा कम भी शो हो रहा है, उसका इकोनॉमिक बेस कितना है? हमसे 8 से 10 गुना बड़ा है। तो नेट वॉल्यूम में अगर जाएंगे तो हम कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। खैर, फिर भी अगर देश की अर्थव्यवस्था अच्छी चले, हम भी ऐसी कामना करते हैं। लेकिन शायद अर्थव्यवस्था शास्त्री महोदय को ये नहीं पता कि 38 से 40 रुपए किलो जिस देश में आटा बिक रहा है, एक साल के अंदर अंदर 40% आटे की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि 80 करोड़ लोगों को, भाइयों बहनों मित्रों, मुफ्त राशन दिया जा रहा है उसके बाद। तो मुझे लगता है कि ये आंकड़े जो है भ्रामक हैं। और सबसे पहले मैं अंधभक्तों को अडानी कांड की बधाई देना चाहूंगा कि बिल्कुल बजट से पहले जो कांड आया है, 5 लाख करोड़ रुपया बह गया, एक अर्थशास्त्री के मुंह से नहीं निकल रहा है कि देश के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। चलिए, आपने ये बात भी रख दी। अब मैं जरा बीजेपी के प्रवक्ता के पास लेकर चलती हूँ अपने व्यूअर्स को और उनसे जानती हूँ जो बात यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा कह रहे हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, आंकड़े भ्रामक हैं क्या? देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए कि ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं। ऑपोजिशन बेंच को सिर्फ बुराई देखना है, इसलिए कि जो अच्छाई है नहीं देखती है। आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में उनको पूछिए कि कोई हिंदुस्तान अकेले आइसोलेटेड इकोनॉमी तो नहीं है, इंटीग्रेटेड इकोनॉमी है। तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखिए, पूरे दुनिया में जो है कंट्रैक्शन हो रहा है। क्या वर्ल्ड इकोनॉमी कंट्रैक्ट नहीं हो रही? वर्ल्ड इकोनॉमी 1.7% से बढ़ेगी। देश की इकोनॉमी अगर 7% से इस बार बढ़ रही है, तो क्या ये आपको अच्छा नहीं दिखता है? बेस कितना भी हो, लेकिन अपने ग्रोथ रेट को तो देखिएगा कि जिस तरह से हमारे जो इकोनॉमी है उसमें मोमेंटम क्या है। देखिए, आज के दिन में रुमाना जी सबसे बड़ी बात है कि मोमेंटम है, ग्रोथ मोमेंटम है, कंजम्पशन है और डिमांड भी है। आगे आने वाले दिनों में पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन की मार है, रिसेशन की मार है, उसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा 100% पड़ेगा। और आपको बहुत सारे कंसर्न भी है देश के लिए, जैसे एनर्जी प्राइसेस जो है, कहीं जिस तरह से सडनली डिमांड पुश हुआ है एनर्जी डिमांड का, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड के पास एनर्जी की डिमांड कम है, लेकिन चाइना एकदम ऑल ऑफ ए सडन चाइना में डिमांड बढ़ा है। क्यों बढ़ा है मालूम नहीं, लेकिन उसकी वजह से एनर्जी प्राइसेस ग्लोबली जो है, और खासकर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी जो है, कंट्रीज जो है, वो भी उनके साथ बैठी है। तो उसका एक खतरा भी है। इसलिए इन्फ्लेशन का देश के लोगों को जानना चाहिए कि आज डिस्पाइट ऑल दिस थिंग इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ग्रोथ मोमेंटम है। आपको इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर सारे अच्छे लग रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, 2 अहम बातें बोलना चाहता हूँ कि हमारे बजट में 2 चीजों का ध्यान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है बराबर। वो इस बजट पे भी उसकी झलक देखेगी कि देश मजबूत हो, ऐसे फैसले लिए जाए जिससे देश आगे, देश की अगर रफ्तार से देश की इकोनॉमी पटरी पे चले और तेज रफ्तार से चले। दूसरी बात, देश के नागरिक, खासकर जो मिडिल क्लास, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड जो है, उनको मजबूत किया जाए। रूरल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो, उस पर फोकस रहना चाहिए, और खासकर फिस्कल कंसोलिडेशन। बिल्कुल, देखिए मैं आपके पास आऊंगी अभी दोबारा, विस्तार से हम चर्चा करेंगे कि साहब बजट जो आने वाला है उससे आखिरकार उम्मीद क्या की जाए, और वो भी तब जबकि अमृत काल में, तो ये पहला बजट है ना, एक तरीके से अमृत काल का ये पहला बजट है, मोदी सरकार का दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी पूर्ण बजट है। तो ऐसे में इस बजट में क्या कुछ खास होगा, इस पर आएंगे, अभी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो IMF वाला आंकड़ा जिसको हमने सबसे पहले दिखाया है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी का रुख करते हैं और जरा उनसे जानते हैं कि ये जो आंकड़ा है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से पहले, क्या इसको शुभ संकेत माना जाए या नहीं, महज आंकड़ा है? तो माना जी, निश्चित तौर पर आंकड़ा है और आंकड़े से ही शुभ अशुभ तय होता है। किसी की सीटें अगर कम हो जाए लोकसभा में तो वो पार्टी बाहर हो जाती, तो आंकड़ा ही तो तय करता है देश की राजनीति भी और देश की अर्थव्यवस्था भी। IMF का ये ताजा आंकड़ा है, ये पुराना आंकड़ा नहीं है। ये जानकारी आपके दर्शकों को होना बहुत जरूरी है जो लोग ABP न्यूज देख रहे हैं। ये अभी का ताजा आंकड़ा है, इसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा ये कि मैं 6.1% के आंकड़े की बात नहीं करूंगा जी, मैं आंकड़े की बात करूंगा 2024 जो 24 के लिए IMF का अनुमान है। बिल्कुल, वो तो भारत के लिए 6.8% है सर, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं उस आंकड़े पर इसलिए नहीं गई,
मैं उस आंकड़े पर इसलिए नहीं गई क्योंकि वो तो फिर कहा जा सकता है ना कि साहब इतना आगे के लिए अनुमानित। और इस वक्त बड़ी खबर ये कि शेयर बाजार में जोरदार हलचल है। आर्थिक सर्वेक्षण से पहले शेयर बाजार गिरा है, सेंसेक्स में करीब 300 अंक की गिरावट। देखिए आंकड़ों को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। आईएमएफ का आंकड़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमिक सर्वेक्षण, बजट से पहले क्या शुभ संकेत, इसको लेकर मैं अभी सवाल पूछ रही थी हर्षवर्धन त्रिपाठी से। और अब भारतीय शेयर बाजार में ये गिरावट, ये भी एक आंकड़ा है जो सामने निकल कर आया है। इस आंकड़े के क्या मायने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे हम। आर्थिक सर्वेक्षण से पहले शेयर बाजार गिरा और ये बड़ी गिरावट है, 300 अंकों की गिरावट है जो शेयर बाजार में देखने के लिए मिली है। हालांकि शेयर बाजार अभी खुला है, पूरा दिन बाकी है बाजार में उतार चढ़ाव देखने के लिए। तो क्या यहां से शेयर बाजार संभलेगा या फिर गिरावट और बनी रहेगी? तो आज से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है। आज ही आर्थिक सर्वेक्षण सदन में रख दिया जाएगा और फिर कल बजट का दिन। इस सब के बीच आईएमएफ की तरफ से भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर अनुमान शानदार है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की रहने वाली है, ये कह रहा है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार जिसमें आज गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में अब हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, एक नहीं दो आंकड़े सामने आ गए, अब आपका आंकलन। रोमाना जी, मैं 3-4 बातें आपको बताऊंगा, उसके बाद बात करना ठीक रहेगा। सबसे पहले तो ये कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व भी अपने रेट्स उसकी तरफ नजर है कि वो बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। जो इंटरनेशनल मार्केट है, कोई ऐसा ग्लोबल मार्केट नहीं है जिसमें गिरावट देखने को न मिली हो। उसके अलावा जो अडानी क्राइसिस है वो भी भारतीय शेयर बाजार पर भारी है। तो कुल मिलाकर इतने फैक्टर हैं और उसके साथ आज इकोनॉमिक सर्वे, कल बजट, यानी बाजार के लिए मोस्ट वोलाटाइल डे है आज के लिए। आज का और कल का जो दिन होगा, तो ये पहले जानना जरूरी। दूसरा, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज इको सर्वे के बाद कल जो बजट आएगा उसको जब पेश करेंगी तो उनके लिए क्या क्या बेहतर है वो मैं बताता हूं। इन्फ्लेशन रेट, रिटेल इन्फ्लेशन 5% के आसपास आ गया, जो अपने आप में बहुत कमाल का है। फूड इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूं, ओवरऑल 5.7% है। लेटेस्ट आंकड़ा दिसंबर का, इसलिए ये भी बताना जरूरी है। 3 बीजेपी के लोग बैठे हैं, हमें ही बोलने दीजिए भाई। आलोक जी बीच में नहीं बोलते। ठीक है सर, इस बीच हम ताजा तस्वीरें भी दिखा रहे हैं संसद भवन परिसर से। ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंच चुके हैं संसद भवन परिसर में। आप ये तस्वीर देख रहे हैं। अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचेंगे। तो ये संसद के बजट सत्र की शुरुआत है जो होने जा रही है। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और बेहद महत्वपूर्ण आज का दिन, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे आज देश के सामने होगा। इकोनॉमिक सर्वे मतलब देश की अर्थव्यवस्था की सेहत कैसी बनी हुई है, इसका पूरा लेखा जोखा आज देश के सामने होगा। और फिर कल आम बजट। तो बजट 23 का आहट 24 की, जी संसद का बजट सत्र जो आज से शुरू हो रहा है। अब से कुछ ही देर में आर्थिक सर्वेक्षण देश के सामने होगा और फिर कल आम बजट। और आपको बता दें, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंचने वाले हैं। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के सामने आएंगे तो क्या कहेंगे, इसको लेकर भी इंतजार किया जा रहा है। ये जो तस्वीर है वो पुरानी तस्वीर है जो आप देख रहे हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहेंगे, इसका भी इंतजार है। देखिए, विपक्ष की तरफ से एक बार फिर सदन में हंगामा, ऐसी खबरें भी हैं। तो क्या बजट सत्र भी कहीं हंगामे की भेंट तो चढ़ने वाला नहीं? क्या तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होकर सदन की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की नसीहत पीएम की तरफ से दी जाएगी? और क्या कुछ कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसको लेकर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है संसद का ये बजट सत्र। कल जब आम बजट आने वाला है तो फिर ऐसे में बजट का फोकस कहां हो, इसी को लेकर तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से रुक कर लेते हैं। अच्छा, कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है। मुझे लगता है हमें जरा सैयद जफर इस्लाम का रुख करना चाहिए और उनसे समझना चाहिए कि आपकी नजर में इस बजट का फोकस कहां रहने वाला है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि बजट हमारा 2 महत्वपूर्ण बिंदु पर रहता है। एक तो कि जो भी फैसले जो बजट पे, बजटरी एलोकेशन हो, बजट पॉलिसी रिफॉर्म्स हो, कुछ भी हो, उसका फोकस एक ही होता है कि देश मजबूत हो और देशवासी मजबूत हो। अब देखिए, पूरे अगर स्कैन कीजिएगा तो दुनिया की इकोनॉमी में, दुनिया जो है में सारी जगह रिसेशन, इंडिया देश आगे बढ़ रहा है। तो उस मोमेंटम को कंटिन्यू करने के लिए
सरकार जरूर ऐसी कोशिश करेगी। उसके लिए चाहे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो बड़ी मात्रा में करेंगे। पिछले 2 सालों में देखा गया, 2 बजट में देखा गया 5.5 लाख, पहले 2022 में, 2023 में। सर, आपने जो बात कही है उसका जवाब भी खुद आपकी बात पे है। मुझे लगता है कुणाल गुप्ता का रुख करते हैं। अर्थशास्त्री हमारे साथ मौजूद हैं। कुणाल, जितना ज्यादा हमने देखा पिछले 2 सालों में कैपिटल एक्सपेंडिचर को लेकर सरकार की तरफ से ऐलान, फिर ऐसे में अब क्या वो कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे? क्या उसका रूम, उसकी गुंजाइश बचती है, या फिर बजट को लेकर आपको क्या लगता है सरकार का नजरिया क्या रहने वाला है? सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी सरकार के सामने, कुणाल? सबसे बड़ी चुनौती कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे आपने सही टर्म यूज करा। पिछले 2 साल से, कोविड के समय से, जो गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही है लोगों को, उसको फंड कैसे करे? आई थिंक दैट वो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। सरकार उसको बैलेंस कैसे करेगी बजट में, बिकॉज कमाई का कोई जरिया सरकार के लिए बड़ा नहीं है। मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रवाना जी, मैं जरा जवाब देना चाहूंगा इस बारे में। जी, मैं आऊंगी। थोड़े 2 सेकंड के लिए। तो कॉम्पोनेंट कैसे बनेंगे इंडिया के अंदर, बिकॉज इंडिया आज भी रॉ मटेरियल का बहुत बड़ा इंपोर्टर है चाइना से। अगर आपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करा, मैं पूरा रिबटल नहीं कर पाया कांग्रेस के जो नेता थे कि यस, इंडिया 6% से ग्रो करेगा और करेगा। इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, अपना बेस भी छोटा है, अपने लोगों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। इन्फ्लेशन हमारा 5.5, 5.8, 6% के आसपास रुका हुआ है। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बैलेंस करेंगे ग्रोथ के साथ, तो टेक्निकली कंट्री 0 पे ग्रो कर रही है। बिल्कुल, मैं आपके पास लौटूंगी कुणाल, मैं आपके पास लौटूंगी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।